दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही थी, जिसके अंदर पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में यह कहा था कि भाई अगर कांग्रेस पावर में आएगी तो वो आप लोगों की प्रॉपर्टी जो है उसको अक्वायर करके बाकी लोगों में बांट देगी। इस प्रकार की स्टेटमेंट जो आपने देखी थी वो काफी ज्यादा फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट का वाद विवाद का मुद्दा भी बनी रही थी। ऐसे में हम यहां पर देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट पीएम मोदी की तरफ से निकलकर आई थी और साथ में अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आने वाली है एक इंपॉर्टेंट केस के ऊपर, और ये केस भी जुड़ा हुआ है इसी मुद्दे से कि सरकार क्या आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी लेकर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, कॉमन गुड के लिए, ठीक है, यानी कि आम जनता की भलाई के लिए और समाज की सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या सरकार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है या नहीं कर सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया है और इस पर सुनवाई चल रही है और इस पर इंपॉर्टेंट फैसले आने वाले हैं। तो जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। यहां पर पूरे मामले को हम देखेंगे। कहता है कि ये जो केस है इसको समझते हैं, और इस समय ये जो केस है ये 9 जज बेंच एक सुप्रीम कोर्ट की इसकी सुनवाई कर रही है और ये लगभग 30 साल पुराना केस है इस मामले में, जहां पर ये डिसाइड करना है कि क्या यहां पर सरकार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जा कर आम लोगों में, बाकी समाज में, सोसाइटी में उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो यहां पर हालांकि इस केस का फाइनल वर्डिक्ट अभी आना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यहां पर स्टेटमेंट निकल कर आई है और सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले में यहां पर एक स्टेटमेंट ये निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह कहना बड़ा डेंजरस होगा कि सरकार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आपकी प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं कर सकती। यानी कि सरकार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर अक्वायर ना कर पाए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, तो फिर यह कहना बड़ा डेंजरस होगा, यानी कि यह चीज बड़ी डेंजरस होगी। तो यहां पर यह चीज देखने को मिलती है कि सरकार की जो पावर है प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करके एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वेलफेयर के जो कदम उठाने वाली बात है, इसका समर्थन करता हुआ सुप्रीम कोर्ट यहां पर नजर आता है कि सरकार के पास पावर है कि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है, क्योंकि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो मटीरियल रिसोर्स के अंदर यहां पर काउंट होगी। ऐसी यहां पर बात कही गई है, ऐसी स्टेटमेंट निकल कर आई है। हालांकि फाइनल वर्डिक्ट जो है इस पूरी सुनवाई का वो अभी आना बाकी है, लेकिन यहां पर एक स्टेटमेंट निकल कर आई है। तो यहां पर देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, तब आपको चीज और क्लैरिटी से समझ आएगी। कहता है कि यहां पर 1986 का आपको जो एक केस देखने को मिलता है महाराष्ट्र का। यहां पर महाराष्ट्र सरकार एक कानून के अंदर बदलाव करती है और वो कानून है महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976। इस कानून के अंदर सरकार बदलाव करती है और सरकार यहां पर कहती है कि भाई एक अथॉरिटी, यहां पर मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन बोर्ड, ये जो अथॉरिटी है इस कानून के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत इस अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो सेज्ड प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि काफी ज्यादा खराब स्थिति में है या फिर आजादी से पहले की बनी हुई है और बहुत खराब स्थिति में है, ऐसी प्रॉपर्टीज को अक्वायर करने की पावर इस बोर्ड के पास है। और ये प्रॉपर्टीज को अक्वायर कर सकता है इफ अगर वहां पर 100% लोगों की सहमति नहीं है, तब भी यहां पर प्रॉपर्टी अक्वायर की जा सकती है। तो यहां पर एक अमेंडमेंट बदलाव यहां पर इस तरह से किया गया म्हाडा एक्ट के अंदर, और ये जो बदलाव किया गया इसके बाद यहां पर इस कानून के अंदर सेक्शन 1A भी जोड़ा गया और सेक्शन 1A कहता है कि यहां पर ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी अक्वायर की जा सकती है, साथ में यहां पर जो जमीन है ये जमीन भी अक्वायर की जा सकती है और इसको जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो रेजिडेंशियल एरिया है, जहां पर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहां पर सरकार उस बिल्डिंग्स के साथ साथ वहां की जो जमीन है उसको भी अक्वायर कर सकती है और ऐसे लोगों में बांट सकती है जो जरूरतमंद है। यहां पर यह बात इस कानून के तहत की गई जिसमें सेक्शन 1A जोड़ा गया। और ये पूरा जो सेक्शन 1A जोड़ा गया, ये किस चीज को आधार बनाकर जोड़ा गया? दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39B को यहां पर आधार बनाया गया कि प्रॉपर्टी को अक्वायर करना सरकार के द्वारा और फिर उसको जरूरतमंद लोगों में बांटना। ये आपको कहां पर देखने को मिलता है? 39B ऑफ आर्टिकल। अब यहां पर जानना जरूरी हो जाता है कि भाई संविधान का आर्टिकल 39B आखिर कहता क्या है, किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो संविधान का जो आर्टिकल 39 है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर आपको कवर होता हुआ दिखेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर। तो भारत के संविधान का जो पार्ट 4 है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आपको आर्टिकल 39B दिखेगा, जो कि यहां पर इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की बात करता है समाज में, कि समाज में जो असमानता है उसको कम करने की कोशिश यहां पर करता है। और ये आर्टिकल कहता है कि यहां पर सरकार जो है यानी कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज अपनाएगी जिसमें यहां पर जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं
समाज के यानी कि कम्युनिटी के जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं इनको सरकार इन पर ओनरशिप ले सकती है और इनको कंट्रोल कर सकती है और इनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, कॉमन गुड के लिए। यानी कि आर्टिकल 39B सरकार को यह पावर देता है कि सरकार कम्युनिटी के जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, याद रखेंगे मटेरियल रिसोर्सेज हैं, इन पर सरकार इनको अक्वायर कर सकती है, इनको ओन कर सकती है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, दोबारा से इनका बंटवारा कर सकती है। तो ऐसे में यहां पर आधार बनाया गया, जब महाराष्ट्र के कानून के अंदर बदलाव किया गया, सेक्शन 1A जोड़ा गया, तो यहां पर आधार बनाया गया 39B को कि भाई सरकार जो रेजिडेंशियल एरिया है उसकी जमीन और उन बिल्डिंग्स को अक्वायर कर सकती है और उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है जरूरतमंद लोगों में। यहां पर इस आर्टिकल के तहत ये बात यहां पर कही गई, ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एक कीवर्ड, वो है मटेरियल रिसोर्स। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो मटेरियल रिसोर्स है इसका मतलब क्या है, क्योंकि सरकार मटेरियल रिसोर्स पर ओनरशिप ले सकती है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो क्या मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आएगी? क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार मटेरियल रिसोर्स के नाम पर किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जा कर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? तो यह सवाल यहां पर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने यही स्टेटमेंट यहां पर दी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना डेंजरस होगा, ठीक है, कि सरकार के जो मटेरियल रिसोर्स हैं उसकी डेफिनेशन के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर नहीं आती है तो यह चीज डेंजरस मानी जाएगी, क्योंकि सरकार के पास पावर होनी चाहिए, सरकार सोसाइटी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके रिसोर्सेज का। तो यहां पर अगर बात करें, अब ये केस आगे बढ़ता है, और जो रेजिडेंट्स हैं उस एरिया के, महाराष्ट्र के, ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में 1992 के अंदर। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट भी जाते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट जो वर्डिक्ट देता है उसको अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1992 के अंदर। और फिर यहां पर जो मेन जो फोकल पॉइंट, जो सेंट्रल क्वेश्चन बन जाता है पूरे केस का, वो यही बन जाता है कि भाई इस मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन के अंदर आखिर प्राइवेट प्रॉपर्टी आएगी या फिर नहीं आएगी। क्योंकि अगर मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन में प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है तो इसका मतलब सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, और अगर मटेरियल रिसोर्स की प्रॉपर्टी डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रॉपर्टी यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी ही आती है तो फिर सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। तो इसलिए यह डिफाइन करना जरूरी है कि मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन के अंदर क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी कवर होती है या नहीं होती, और ये इस पूरे मामले में एक मेन सेंट्रल पॉइंट बनता हुआ आपको नजर आता है। फाइनली 2002 के अंदर ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी फिर सुनवाई होती है और उसके बाद ये 9 जज बेंच को रेफर कर दिया जाता है, और अब यहां पर 9 जज बेंच की सुनवाई यहां पर होने वाली है। और ये 30 साल पुराना केस इस तरह से आप देखिए लगातार साल दर साल चलता आता जा रहा है। और ऐसे में यहां पर अगर बात करें तो आर्टिकल 39B को हमने देखा कि भाई आर्टिकल 39B तो सीधा सीधा बात करता है कि भाई मटेरियल रिसोर्स के अंदर जो है उसको डिफाइन नहीं करता, सिर्फ कहता है मटेरियल रिसोर्स जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है सरकार के द्वारा। अब यहां पर मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन पर जब सवाल खड़े हुए तो एक इंटरप्रिटेशन हमें यहां पर मिलती है 39B की। तो 39B के अंदर जो मटेरियल रिसोर्स है उसकी एक इंटरप्रिटेशन हमें यहां पर 1977 के एक कर्नाटका के केस से आपको देखने को मिलती है। यहां पर 7 जज बेंच जो है इस हाई कोर्ट की, वो यहां पर 4-3 मेजॉरिटी से ये कहती है कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो मटेरियल रिसोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। यानी कि अगर इस जजमेंट की माने कर्नाटका हाईकोर्ट के, तो इसका मतलब है कि सरकार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं कब्जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन में नहीं आती है अंडर आर्टिकल 39B। लेकिन यहां पर जो चीफ जस्टिस कृष्ण अय्यर मिलेंगे, यानी कि आपको कुछ डिसेंटिंग जजेस भी मिलेंगे, 3 जजेस डिसेंटिंग स्टेटमेंट्स यहां पर देते हैं, जजमेंट देते हैं। तो एक आपको जस्टिस कृष्ण अय्यर मिलते हैं, वो यहां पर कहते हैं कि भाई जो मटेरियल रिसोर्स है इसके अंदर आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मटेरियल रिसोर्स का मतलब है कि जिस भी प्रकार के मटेरियल रिसोर्स इस देश के अंदर अवेलेबल हैं उनकी यहां पर बात हो रही है। और ऐसे में यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो भी एक प्रकार का मटेरियल रिसोर्स है और वो भी इस डेफिनेशन के अंदर कवर होगी, मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन में अंडर आर्टिकल 39B। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक बार हमें कर्नाटका हाईकोर्ट की कुछ इंटरप्रिटेशन मिलती है जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को मटेरियल रिसोर्स से यानी कि आर्टिकल 39B से बाहर रखता है। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि इस पूरे मामले में आर्टिकल 31C भी यहां पर जो है उसको भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 31C भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारे संविधान के अंदर सेविंग ऑफ लॉज से रिलेटेड है। आर्टिकल 31C जो है ये बात करता है ऐसे कानूनों की, अगर आर्टिकल 31C के तहत यहां पर कहा जाता है कि अगर आप कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो कि
39B और C को इंप्लीमेंट करता है। यानी कि अगर आप कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो कि हमारे संविधान के 39B और 39C आर्टिकल को इंप्लीमेंट करता है, तो ऐसे में आप उस कानून को चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट के अंदर यह कहकर कि मेरे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। क्योंकि ऐसे जो कानून है जो आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसे कानूनों को प्रोटेक्शन देता है कौन? आर्टिकल 31C। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। दरअसल आर्टिकल 39B किस चीज की बात करता है? आर्टिकल 39B कहता है कि सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन कर कब्जा कर या फिर मटेरियल रिसोर्स को कब्जा कर सरकार सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, यानी कि समानता लाने की बात करता है। दूसरी तरफ आर्टिकल 39C जो बात करता है वो कहता है कि सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि समाज के अंदर वेल्थ का जो है कॉन्सेंट्रेशन ना हो, समाज के अंदर रिसोर्स का, धन दौलत का, संपत्ति का कॉन्सेंट्रेशन ना हो, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी, समाज या व्यक्ति के हाथ में संपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज के अंदर वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ताकि असमानता कम से कम हो। तो ऐसे में अगर बात करें आर्टिकल 39B और 39C दोनों समाज के अंदर इक्वालिटी लाने की बात करते हैं, और ऐसे में आर्टिकल 31C जो है वो ऐसे कानूनों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जो कि आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो अगर सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जा कर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो वो कहां पर इंक्लूड होगा? आर्टिकल 39B और C के अंदर। और ऐसे कानूनों को प्रोटेक्शन कौन देगा? आर्टिकल 31C। तो आर्टिकल 31C जो है वो भी इस पूरे मामले से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो ऐसे में आर्टिकल 31C पर भी यहां पर इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन और जजमेंट्स देखने को मिल सकती है। और यहां पर फिलहाल जो अभी तक कोर्ट ने जो सुनवाई चल रही है, कोर्ट ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें अभी तक कोर्ट ने क्या कहा है वो एक तो हमने देख लिया कि कोर्ट की हमें कुछ डायरेक्शन यहां पर मिल गई है कि कोर्ट की तरफ से ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो यहां पर मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन में शामिल होगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर कोर्ट ने और भी यहां पर एक बहुत अच्छी बात की है जो आपको एक बैलेंस जो व्यू पॉइंट है उसको बनाने में आपकी मदद करेगी और हमारे संविधान की एक आइडियोलॉजी आपको दर्शाएगी। कोर्ट यहां पर कहता है कि यह कहना थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा कि भाई मटेरियल रिसोर्सेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि सरकारी प्रॉपर्टी ही मिलेगी। यानी कि कोर्ट का साफ साफ कहना है कि मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होगी। अगर आप ये कहते हैं कि मटेरियल रिसोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी ही इसका पार्ट है तो ऐसे में ये बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों? अगर मान लीजिए आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन से बाहर रख देते हैं तो इसका मतलब सरकार उसको अक्वायर करके रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है, ऐसे में बहुत सारी जमीनें आपको ऐसी मिलेंगी देश के अंदर जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, और ऐसे में अगर आपको हाईवेज बनाने हैं, ऐसे में आपको एयरपोर्ट्स बनाने हैं, ऐसे में आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और भी कुछ बनाने हैं तो ऐसे में आप उनको अक्वायर नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट जंगल है, प्राइवेट जंगल जो है अगर सरकार चाहती है इसको अक्वायर करके यहां पर कुछ इकोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहां पर चलाया जाए, उसमें देखरेख की जाए, तो ऐसे में सरकार जो प्राइवेट जंगल्स हैं उनको भी यहां पर उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो ऐसे में ये बड़ा डेंजरस मामला हो जाएगा कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन से बाहर रख दें, क्योंकि यहां पर स्टेट के पास पावर होनी चाहिए कि स्टेट उनको अक्वायर करके जो समाज के लिए भले के जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं या रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें हैं, उसमें उनका इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे में अगर यहां पर बात करें, एक तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब यहां पर हमने बोल दिया कि भाई ये कहना तो बड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इससे बाहर है और सारी प्रॉपर्टी जो है मटेरियल जो डेफिनेशन के अंदर आती है वो सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि भाई ये भी एक तरह से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ये कहना कि जो सरकार है प्राइवेट प्रॉपर्टी कहीं पर यहां पर कहना बड़ा मुश्किल होगा, ये भी कहना बड़ा एक्सट्रीम होगा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, ये वाला जो थॉट है कि भाई सारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, सरकार किसी को भी कब्जा ले तो इसका मतलब सब कुछ ये तो सरकारी प्रॉपर्टी हो गया, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप ये कहते हैं मटेरियल रिसोर्सेज से बाहर की डेफिनेशन से आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है आप इसमें नहीं रख सकते, तो इसका मतलब तो सरकार किसी भी जमीन को कब्जा ले तो इसका मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। तो ये भी जो व्यू पॉइंट है ये भी एक प्रकार का एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है, और ये एक्सट्रीम सोशलिस्ट व्यू पॉइंट है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। ये भी एक्सट्रीम सोशलिस्ट व्यू पॉइंट है। ठीक है, ये कम्युनिज्म की तरफ आपको धकेल देगा। तो ऐसे में यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आखिर फिर हमारे देश के अंदर प्रॉपर्टी का आखिर स्टेटस क्या है। ठीक है,
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार कब्जा भी सकती है, दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा भी नहीं है कि भाई देश के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर आखिर मामला क्या है? तो कोर्ट ने यहां पर बैलेंस करते हुए यह बताया है कि हमारे देश के अंदर जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ये गांधीयन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। जो आर्टिकल 39B के अंदर मटेरियल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, ये दरअसल हमारी डीपीएसपी गांधीयन व्यू पॉइंट की बात करती है। और ऐसे में यहां कहा गया है कि यहां पर गांधी जी की जो फिलॉसफी है ट्रस्टीशिप की, ठीक है, गांधी जी की जो फिलॉसफी है ट्रस्टीशिप की, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये फिलॉसफी कहती है कि हम जो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, हम जो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, या आप कोई भी प्रॉपर्टी को जो ओन करता है, वो दरअसल हम किसी के ट्रस्ट पर ओन करते हैं, हम उसके कस्टोडियन है किसी के आधार पर, किसी के ट्रस्ट पर, किसी के बिहाफ पर। वो कौन है? वो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारी फ्यूचर जनरेशन। जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी के वजह से आप उसके अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए आप उनको होल्ड करते हैं। ये तो हो गया इन पर्टिकुलर। और इन जनरल अगर बात करें तो आप इस समाज के नाम पर, इस समाज के लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आप प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। तो ट्रस्टीशिप की जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि हम जो भी रिसोर्सेज को ओन करते हैं दरअसल वो एक्चुअल में हमारे हमेशा के लिए हो, ऐसा नहीं है। हम दरअसल आने वाली पीढ़ी के लिए या बाकी जो लोग हैं उनके बिहाफ पर उन रिसोर्सेज को ओन करते हैं। जैसे कि यहां पर ट्रस्टीशिप की फिलॉसफी ये भी कहती है कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो अगर इंडस्ट्रीज को और वेल्थ को ओन करते हैं तो वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में बाकी जो लोग हैं उनके बिहाफ पर प्रॉपर्टीज को और रिसोर्सेज को ओन करते हैं। तो ऐसे में यहां पर यही फिलॉसफी आपको देखने को मिलेगा, यहां पर इंप्लीमेंट की गई है कि आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए तो प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है उसको ओन करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में भी, कॉमन गुड के लिए भी आप यहां पर ओन करते हैं। ठीक है, तो वाइडर कम्युनिटी के बिहाफ पर भी, उनके वेलफेयर के लिए भी आप ओन करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, उनके ट्रस्ट में, ठीक है, उनकी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए भी हम ओन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसे में सरकार पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रॉपर्टी कब्जा कर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है। ठीक है, और यहां पर एक बैलेंसिंग व्यू पॉइंट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, और कहा है कि इसी से फिर क्या आती है इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ठीक है, इसी से इंटरजेनरेशनल इक्विटी आपको देखने को मिलेगी। और ये जो व्यू पॉइंट है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह से मिडिल पाथ आपको बताता है, बीच का रास्ता आपको बताता है। एक तरफ है प्रॉपर कैपिटलिस्ट व्यू जो कि बात करता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बड़ी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, सरकार उसको नहीं कब्जा सकती। दूसरा ये एक्सट्रीम पॉइंट है। दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है कि भाई सोशलिस्ट पॉइंट, कि यहां पर सरकार जो है किसी भी प्रॉपर्टी को अपना सकती है और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बीच में गांधी जी की फिलॉसफी ट्रस्टीशिप वाली जो फिलॉसफी है इसको इंप्लीमेंट करते हुए यहां पर बीच का रास्ता बताते हुए बात यहां पर कही है। और यह भी साथ में कहा है कि जो यहां पर मटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसका हिस्सा आपको देखने को मिलेगी। हालांकि पूरे केस की जजमेंट अभी आना यहां पर बाकी है। दोस्तों यहां पर जैसा कि आप जानते हैं इस बार अनअकैडमी की तरफ से रिकॉर्ड लेवल पर आपको सिलेक्शन देखने को मिलते हैं। AIR 1, AIR 6, AIR 9 और AIR 3 आपको देखने को मिलते हैं टॉप 10 के अंदर। इसके अलावा यहां पर इस पूरे सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए अनअकैडमी यहां पर स्पेशल ऑफर लेकर आया है। और यहां पर मंजिल इवेंट जो हुआ था 28 अप्रैल को, बहुत बड़ा, इसमें यहां पर अनाउंसमेंट की गई कि भाई जितने भी प्लस कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, ये सिर्फ आप सिर्फ को 24,999 यानी कि लगभग सिर्फ 25,000 रुपए में आपको मिल रहे हैं। अभी तक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप है ये। अनअकैडमी में जो कोर्सेज है उनका सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पर आपको कीमत अगर देखने को मिलेगी तो इस बार देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर लिमिटेड टाइम के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है जो अनअकैडमी का सक्सेस है। याद रखेंगे ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। और एक और चीज याद रखेंगे, ये ऑफर 12 महीने के लिए नहीं है, ये कोर्स 12 महीने तक नहीं रहेगा। अगर आप इस ऑफर को अवेल करते हैं तो ये 15 महीने यानी कि आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे यहां पर। तो 15 महीने का ये कोर्स रहने वाला है। साथ में अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। और इस ऑफर के तहत आप चाहे तो बाइलिंगुअल बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, चाहे आप तो इंग्लिश मीडियम का जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैच है जिसके अंदर कंटेंट और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहने वाला है उसमें एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें लक्ष्य बैच हिंदी मीडियम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। सभी बैचेस के अंदर यहां पर आपको 24,999 में एनरोलमेंट मिलेगा। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव
और याद रखेंगे ये जो मंजिल ऑफर है ये सिर्फ बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है और 24,999 जो कि अभी तक का लोएस्ट प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिलता है, तो यहां पर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के ऑप्शनल जो है इनके भी बैचेस शुरू हो गए हैं, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव, ठीक है, आप इनमें भी यहां पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहां पर ये थी पूरी वीडियो, मेरे ख्याल से वीडियो में जो भी हमने समझा है आपको समझ आया होगा। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है उसमें आर्टिकल 39B और C अगर आप पढ़ेंगे और 31C जो सेविंग ऑफ लॉज की बात करता है, तो यहां पर आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आप उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, हालांकि यहां पर भी हमने उनको समझा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।